हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम शुरू पर। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको पता है क्लास 6 और 7 का आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुका है। ये क्लास 8 का आपका ज्योग्राफी और हिस्ट्री चल रहा है। तो आज हमारा लेसन थर्ड है, ये हिस्ट्री का है, यानी इतिहास का। यानी क्लास 8 का आपका इतिहास का आपका हो रहा है थर्ड लेसन, यानी ग्रामीण क्षेत्रों पर शासन चलाना, यानी ग्रामीण क्षेत्र पर शासन कैसे चलता था, इस चैप्टर के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियो देखने को मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप जैसे कि एक चित्र देख सकते हैं। तो देखिए, चित्र में 1765 में रॉबर्ट क्लाइव मुगल बादशाह से बिहार और उड़ीसा की दीवानी ग्रहण करते हुए, यानी ये जो रॉबर्ट क्लाइव है, ये बादशाह यानी मुगल बादशाह से क्या कर रहे हैं, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर रहे हैं। देखिए उसके बाद क्या लिखा है, कंपनी दीवान बन गई। कैसे? 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया। इस बात की पूरी संभावना है कि यह घटना मुट्ठी भर अंग्रेजों और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव में तंबू में घटी होगी, लेकिन ऊपर दिए गए चित्र में इस घटना को एक भव्य समारोह के रूप में दिखाया गया है। यह चित्र उन इतिहासकार ने बनाया जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन की यादगार घटनाओं को चित्रित करने का जिम्मा सौंपा था। बंगाल की दीवानी हाथ हाथ में आ जाने पर अंग्रेजों ने निश्चय किया कि वो एक बड़ी घटना, अंग्रेजों के लिए ये निश्चय ही एक बड़ी घटना थी। उसके बाद है, दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई थी। अब उसे अपनी जमीन का शासन चलाने और आमदनी को व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना था। इसके लिए उन्हें एक ऐसा रास्ता ढूंढना था जिसे कंपनी के बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए काफ़ी आमदनी जुटाई जा सके। व्यापारिक कंपनी के नाते उसे उसे यह ख्याल भी रखना था कि वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदती बेचती रहे। उसके बाद है आपका, समय के साथ कंपनी को ये भी समझ में आने लगा कि उसे सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। बाहरी ताकत होने की वजह से उन्हें उन लोगों को भी शांत रखना था जो गांव देहात में पहले शासन चला चुके थे और जिनके पास अभी भी काफ़ी ताकत और सम्मान था। ऐसे ऐसे जो लोग स्थानीय सत्ता में रह चुके थे उन्हें नियंत्रित करना तो जरूरी था, लेकिन उन्हें ख़त्म नहीं किया जा सकता था। यह काम कैसे हुआ, इस अध्याय में आप देखेंगे कि कंपनी ने ग्रामीण इलाकों को उपनिवेश कैसे बनाया, आय के साधन कैसे जुटाए, लोगों के अधिकार किस तरह तय किए और मनमाफिक फसलों की खेती कैसे करवाई थी। उसके बाद देखिए, कंपनी की आमदनी कैसे होती थी। तो कंपनी की आमदनी कैसे शुरू हुई, देखिए, कंपनी दीवान तो बन गई थी लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापारी ही मांगती थी। कंपनी कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी, लेकिन उसके आकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने में हिचकिचा रही थी। इनकी कोशिश यह थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा खरीदे। इस कारण 5 साल के भीतर कंपनी ने बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीज़ों का कुल मूल्य दोगुना हो चुका था। 1765 में पहले कंपनी ब्रिटेन में सोने और चांदी का आयात करती थी और इन चीज़ों के बदले सामान खरीदती थी। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे ही निर्यात के लिए चीज़ें खरीदी जा सकती थी। उसके बाद है आपका, जल्दी ही यह जाहिर हो गया कि बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसती जा रही है। कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीज़ें कंपनी को जबरन बेचनी पड़ती थी। किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे, कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था और खेती चौपट होने की कगार पर थी। अब देखिए, यहाँ पे एक आपको चित्र दिखाया गया है, यानी चित्र नंबर 2। इसमें क्या है, तो देखिए, बंगाल स्थित मुर्शिदाबाद का एक साप्ताहिक हाट, यानी ग्रामीण इलाकों के किसान और कारीगर अपनी चीज़ें बेचने और ज़रूरत की चीज़ें खरीदने के लिए नियमित रूप से बाजारों में आते थे। आर्थिक संकट के समय इन बाजारों का बहुत बुरा बुरा असर पड़ा था। उसके बाद देखिए, दिशा में बढ़ रही थी। उसके बाद 1770 में बड़े अकाल में बंगाल में 1 करोड़ लोगों की मौत की नींद सुला दी। इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो चुकी थी। उसके बाद है, खेती में सुधार की जरूरत। तो खेती में सुधार की क्या जरूरत थी, अगर अर्थव्यवस्था संकट में थी तो क्या कंपनी अपनी राजस्व आय के बारे में आश्वस्त रह सकती थी। कंपनी के ज़्यादातर अफसरों को यह लगने लगा था कि जमीन में निवेश करना और खेती में सुधार लाना जरूरी है। यह काम किस तरह किया जा सकता था, इस सवाल पर तो 2 दशक तक बहस चली। आखिरकार कंपनी ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई। इसका मतलब यह था कि भविष्य में कभी भी उसे इजाफा नहीं किया जा सकता था। अंग्रेजों को लगता था कि इससे उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा और जमींदारों को जमीन में सुधार के लिए खर्च करने का प्रोत्साहन मिलेगा। उन्हें लगता था कि क्योंकि राज्य की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं थी, इसलिए जमींदार बढ़ते उत्पादन से फायदे में रहेंगे। यहाँ पे आपको एक चित्र दिखाया गया है, चित्र नंबर 3। ये है चार्ल्स कार्नवालिस का। जिस समय स्थायी बंदोबस्त लागू किया उस समय
चार्ल्स कॉर्नवालिस क्या थे, बंगाल का गवर्नर जनरल था। उसके बाद है आपका समस्या क्या थी, तो उसके बाद देखिए समस्या ये थी कि मगर स्थायी बंदोबस्त ने ये भी समस्या पैदा कर दी कि कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी जमींदार जमीन में सुधार के लिए खर्चा नहीं कर रहे हैं। असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वो इतना ज़्यादा था कि उनको चुकाने में जमींदारों को काफ़ी परेशानी हो रही थी। जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता था उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। बहुत सारी जमींदारियों को कंपनी बाकायदा नीलाम कर चुकी थी। 19वीं सदी के पहले दशक तक हालात बदल चुके थे। बाजार में कीमतें बढ़ी और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। इससे जमींदारों की आमदनी में तो सुधार आया, लेकिन कंपनी को कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी। वह अब राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती थी। लेकिन जमींदारों को अभी भी जमीन की बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने उनमें से तो कुछ बंदोबस्त के शुरुआती सालों में ही अपनी ज़मीन गंवा चुके थे। जो बचे रह गए थे वो भी उसे बिना परेशानी और निवेश का खतरा उठाए बिना आमदनी की उम्मीद दिखाई दे रही थी। जब तक जमींदार किसानों को ज़मीन देकर उसे लगान वसूल सकते थे, उन्हें ज़मीन में सुधार की परवाह नहीं की थी। अब देखिए बंगाल की रियायतों पर कोलब्रुक का कथन क्या था। बंगाल के बहुत सारे गांवों में कई ताकतवर रैयत खुद खेती नहीं करते थे। वे औरों को पट्टे पर जमीन दे देते थे और उनमें भारी लगान वसूल करते थे। 1860 में एच.टी. कोलब्रुक ने इस काश्तकारों की स्थिति पर इन शब्दों में बयान की थी। कटाई की भारी शर्तों और मवेशियों बीज आजीविका व कर्जों के बदले बेगारे से दबे हुए काश्तकार खुद को कर्ज से कभी बाहर नहीं निकाल सकते। जब उन्हें जीने को पूरा नहीं मिलता तो ऐसे भयानक हालात वे दिल लगाकर काम कैसे कर सकते हैं। ना ही उन्हें अपने हालात सुधारने की कोई उम्मीद दिखाई देती है। उसके बाद देखिए यहाँ से दूसरी तरफ गांव में किसानों को यह व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई दी। किसानों को जो लगान चुकाना था वो बहुत ज़्यादा था और ज़मीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजन से कर्जा लेना पड़ता था, मगर वह लगान नहीं चुका पाता था तो उसे पुश्तैनी ज़मीन से बेदखल कर दिया जाता था। उसके बाद है आपका एक नई व्यवस्था क्या थी, तो 19वीं सदी की शुरुआत में ही कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों को इस बात का यकीन हो चुका था कि राजस्व बंदोबस्त में दोबारा बदलाव लाना जरूरी है। जब कंपनी को शासन और व्यापार में अपने खर्चे चलाने के लिए पैसों की जरूरत हो तो वह स्थायी रूप से राजस्व तय करके काम कैसे चला सकती है। उसके बाद है बंगाल प्रेसिडेंट के उत्तर पश्चिम प्रांतों यानी उस इलाके का ज़्यादातर हिस्सा अब उत्तर प्रदेश में है के लिए होल्ट मैगजीनी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की जिसे 1822 में लागू किया गया। मैगजीनी की विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और उसको बचाए रखना चाहिए। इसके आदेश पर कलेक्टरों ने गांव-गांव का दौरा किया, जमीन की जांच की, खेतों को मापा और विभिन्न समूहों के रीति रिवाजों को दर्ज किया। गांव के एक खेत के अनुमानित राजस्व को छोड़कर हर गांव या गांव समूह यानी महाल से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता था। इस राजस्व को स्थायी रूप से तय नहीं किया जा गया, क्योंकि उनसे समय समय पर संशोधन की गुंजाइश रखी गई। राजस्व इकट्ठा करने उन्हें कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया। इस व्यवस्था को महालवारी बंदोबस्त का नाम दिया गया। किसका नाम दिया गया था? महालवारी बंदोबस्त का नाम दिया गया था। उसके बाद है मुनरो व्यवस्था। तो मुनरो व्यवस्था क्या थी? तो ब्रिटिश नियंत्रण कर वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में भी स्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया गया। वहाँ तो नई व्यवस्था विकसित हुई, उसे रैतवारी का नाम दिया गया। कैप्टन अलेक्जेंडर रोड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्ध के बाद कंपनियों द्वारा कब्जे के लिए गए कुछ इलाकों में इस व्यवस्था को आजमा कर भी देखा। थॉमस मुनरो इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे पूरी दक्षिणी भारत पर यही व्यवस्था लागू कर दी गई थी। उसके बाद है आपका रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे, इसलिए उनका तर्क ये था कि वो सीधे किसानों यानी रेतों से ही बंदोबस्त करना चाहिए जो पीढ़ियों से जमीन पर खेती करते आ रहे हैं। राजस्व आकलन से पहले उनके खेतों का सावधानीपूर्वक और अलग से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। मुनरो का मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। उसके बाद है सब कुछ ठीक नहीं था। यानी सब कुछ ठीक नहीं था का क्या मतलब है? नई व्यवस्था लागू होने के बाद महज कुछ साल के भीतर उन्हें समस्याएं दिखाई देने लगी। जमीन से होने वाले आमदनी बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत सा ज़्यादा राजस्व तय कर दिया था। किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे, रैयत गाँव से भाग रहे थे, बहुत सारे क्षेत्रों में गांव वीरान हो गए थे। आशावादी अफसरों को उम्मीद थी कि नई व्यवस्था किसानों को संपन्न उद्यमशील किसान बना देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यूरोप के लिए फसलें कैसी थी? तो देखिए अंग्रेजों ने यह भी महसूस किया कि ग्रामीण इलाके में न केवल राजस्व प्रदान कर सकते हैं बल्कि वहाँ यूरोप की ज़रूरतों के हिसाब से सही फसलें भी पैदा की जा सकती है। 18वीं सदी के आखिरी तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर दिया। इसके बाद लगभग 150 साल तक
अंग्रेज के देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते थे, जैसे कि बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत यानी वर्तमान उत्तर प्रदेश में गन्ना, पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र व पंजाब में कपास, मद्रास में चावल। यह कैसे किया गया? अंग्रेजों ने अपनी ज़रूरत की फसलों की खेती को फैलाने के लिए कई कई तरीके अपनाए। आइए इसी तरीके की एक फसल उत्पादन को कि ऐसी ही एक पत्ती को अच्छी तरह से समझें। अब देखिए, क्या रंग का भी कोई इतिहास होता है? तो देखिए, इस रंग का एक ये आपको दो फोटो दिखाया गया है यहाँ पे। तो देखिए इस फोटो में क्या है, तो इस फोटो में एक कलमकारी छापा 20वीं सदी का है ये, और दूसरा जो है आपका मॉरिश कॉटन छापा यानी 19वीं सदी का उत्तरार्ध यानी इंग्लैंड का है। तो क्या रंग का भी कोई इतिहास है? देखिए चित्र 5 और 6 में सूती कपड़े के छापों की 2 तस्वीरें दिखाई गई हैं, जैसे कि आप लोग ये चित्र देख सकते हैं। बाईं तरफ चित्र 5 की तस्वीर में भारत में आंध्र प्रदेश के बुनकरों द्वारा बनाए गए कलमकारी छापे दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार विलियम मॉरिस द्वारा बनाए गए फूल वाले छापे हैं। दोनों छापों में एक बात समान है, दोनों में ही गहरे नीले रंग का इस्तेमाल किया गया। इसे आमतौर पर नील कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि यह रंग किस तरह पैदा किया जाता है? तो चलिए देखते हैं कैसे बनाया जाता था नील। इन छापों में आपको जो नीला रंग दिखाई दे रहा है वह नील नाम के एक पौधे से निकलता है था। इस बात की काफ़ी संभावना थी कि 19वीं सदी के ब्रिटेन में मॉरिस की छापों से में इस्तेमाल किया गया रंग भारत में उगने वाले नील के पौधों से ही तैयार किया गया होगा। इस समय भारत दुनिया में नील का सबसे बड़ा स्रोत था। उसके बाद देखिए, भारतीय नील की मांग क्यों थी? तो नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में होता है। 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। उस समय भारतीय नील की बहुत बड़ी मात्रा ही यूरोपीय बाजारों में पहुंचती थी। इसकी कीमत भी बहुत ऊंची रहती थी, इसलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए वोड नामक एक पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। वोड पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था, इसलिए यूरोप में आसानी से मिल जाता था। उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस व जर्मनी और ब्रिटेन के कई हिस्सों में यह पौधा उगता था। नील के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान यूरोप के वोड उत्पादकों में अपनी सरकारों पर दबाव डाला कि वे नील के आयात पर पाबंदी लगा दें। मगर कपड़े को रंगने वाले तो नील को ही पसंद करते थे। नील से बहुत चमकदार नीला रंग मिलता था, जबकि वोड से मिलने वाला रंग बेजान और फीका होता था। 17वीं सदी तक आते आते यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने नील के आयात पर लगी पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी सरकारों को राजी कर लिया। कैरिबियाई द्वीप समूह स्थित सेंट डोमिनिक ने फ्रांसीसी, ब्राज़ील में पुर्तगाली, जमैका में ब्रिटिश और वेनेजुएला में स्पेनिश लोग नील की खेती करने लगे। उत्तरी अमेरिका के बहुत सारे भागों में नील के बागान सामने आ गए थे। 18वीं सदी के आखिरी तक भारतीय नील की मांग और बढ़ गई। ब्रिटेन में औद्योगिकरण का युग शुरू हो चुका था। उसके कपास उत्पादन में भारी इजाफा हुआ। जब कपड़ों की रंगाई की मांग तेजी से बढ़ने लगी तब नील की मांग बढ़ी। उसी दौरान वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में मिलने वाले आपूर्ति अनेक कारणों से बंद हो गई थी। 1783 से 1779 के बीच दुनिया का नील उत्पादन आधा रह गया। ब्रिटेन के रंगरेज अब नील की आपूर्ति के लिए बेचने से किसी और स्रोत की तलाश कर रहे थे। यह नील कहाँ से मिल सकता था? तो देखिए, भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी। यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में नील की खेती करने के लिए रास्ता ढूंढने लगी थी। 18वीं सदी के आखिरी दशकों से ही बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगी। बंगाल में पैदा होने वाला नील दुनिया के बाजारों पर छा गया। 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल 30% था। 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 95% हो चुका था। उसके बाद है, जैसे जैसे नील का आयात व्यापार फैला, कंपनी के अफसर और व्यापारिक एजेंट नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे। समय बीतने के साथ कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने नील के अपने कारोबार पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरियां छोड़ दी। भारी मुनाफे की उम्मीद में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए। उन्होंने नील के बागान लगाए। जिनके पास नील के पैदावार के लिए पैसा नहीं था, उन्हें कंपनी और नए नए बैंक कर्जा देने को तैयार रहते थे। उसके बाद है ये आपको चित्र दिखाया गया है, चित्र नंबर 7। तो देखिए, सेंट डेम्यूस में गुलामों की बगावत यानी अगस्त 1791 में जनवरी में सहूल कोदसी का चित्र था ये। तो 18वीं सदी में फ्रांसीसी बागान मालिकों ने कैरिबियाई द्वीप समूह में स्थित फ्रांसीसी उपनिवेश में सेंट डेम्यूस में नील और चीनी का उत्पादन शुरू किया। इस बागानों में काम करने वाले अफ्रीकी गुलाम 1791 में बगावत पर उतर आए। उन्होंने बागान जला दिया और अपने धनी मालिकों को मार डाला। 1792 में फ्रांस में अपने उपनिवेशों में दास प्रथा समाप्त कर दी। इस घटना की वजह से कैरिबियाई द्वीपों में नील की खेती ठप हो चुकी थी।
देखिए नील की खेती कैसे होती थी। तो नील की खेती कैसे होती थी। नील की खेती के दो मुख्य तरीके थे, नीच और रियायती। नीच खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी ज़मीन में नील का उत्पादन करते थे। या तो वो ज़मीन खरीद लेते थे या दूसरे जमींदारों से ज़मीन भाड़े पर ले लेते थे और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करते थे। और नीच खेती की वो समस्याएं क्या थी। तो नीच खेती की समस्या ये थी कि बागान मालिकों को नीच खेती का क्षेत्रफल फैलाने में मुश्किल आ रही थी। नील की खेती केवल उपजाऊ जमीन पर ही की जा सकती थी। ऐसी ज़मीनों पर आबादी पहले ही बहुत ज़्यादा थी। वहाँ छोटे मोटे खेत ही उनके हाथ लगते थे। नील की खेती करने के लिए बड़े बड़े भूखंडों की ज़रूरत थी। इस तरह की ज़मीनें उन्हें वहाँ कहाँ से मिलती थी। उन्हें नील की फैक्ट्री के इर्द गिर्द पट्टे पर ज़मीन लेने के प्रयास किया और वहाँ के किसानों को हटवा दिया गया। इससे टकराव और तनाव पैदा हो गया था। मजदूरों का इंतजाम करना भी आसान नहीं था। बड़े बागान के लिए बहुत सारे मजदूरों की ज़रूरत थी। मजदूरों की ज़रूरत भी सबसे ज़्यादा उसी समय थी जब किसान धन की खेती में व्यस्त रहते थे। बड़े पैमाने पर निज खेती के लिए बहुत सारे हल बैलों को भी ज़रूरत थी। 1 बीघा नील की खेती के लिए 2 हल चाहिए होते थे। इसका मतलब यह था कि अगर किसी बागान मालिक के पास 1000 बीघा ज़मीन है तो उसे 2000 हलों की ज़रूरत पड़ती। हलों को खरीदना, उनका रख रखाव एक बड़ी समस्या थी। किसानों से भी हल नहीं मिल सकते थे। उन्हें अपने लिए ही इन चीज़ों की ज़रूरत होती थी। जिस समय नील उत्पादकों को ज़रूरत होती थी उसी समय किसानों के हल बैल भी चावल के खेतों में व्यस्त रहते थे। 19वीं सदी के आखिर तक बागान मालिक निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में हिचकिचाते थे। इस व्यवस्था के तहत नील की पैदावार वाली 25% से भी कम जमीन आती थी। काफ़ी जमीन रियायत व्यवस्था के अंतर्गत थी। रियायतों की जमीन पर नील की खेती कैसे होती थी। तो रियायती व्यवस्था के तहत बागान मालिक रियायतों के साथ एक अनुबंध यानी सट्टा करते थे। कई बार वे गांव के मुखियाओं को भी रियायतों की तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य करते थे। जो अनुबंध पर दस्तखत कर देते थे उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज दर पर बागान मालिकों से नगद कर्जा मिल जाता था। कर्जा लेने वाले रैयत को अपनी कम से कम 25% जमीन पर नील की खेती करनी होती थी। बागान मालिक बीज और उपकरण मुहैया कराते थे, जबकि मिट्टी को तैयार करने, बीज बोने और फसल की देखभाल करने का जिम्मा काश्तकारों के ऊपर रहता था। जब कटाई के बाद फसल बागान मालिकों को सौंप दी जाती थी तो रैयत को नया कर्जा मिल जाता था। वही चक्र दोबारा शुरू हो जाता था। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक चित्र दिखाया गया है आपको। ये 19वीं सदी की शुरुआत में बंगाल के मजदूर नील की खेती करते हुए। भारत में नील के पौधे की कटाई अधिकांशतः पुरुष ही करते थे। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक और चित्र है आपका। तो ये खेतों से फैक्ट्री में लाए जा रहे नील के पौधे का गट्ठर है ये। उसके बाद नील का उत्पादन कैसे होता था। तो जैसे आपको ये दिखाया जा रहा है, तो नील के खेतों के पास स्थित नील का कारखाना विलियम स्पेसन के द्वारा ये चित्र बनाया गया है। नील आमतौर पर बागान मालिकों की फैक्ट्रियों के आसपास ही होते थे। कटाई के बाद नील के पौधे की कारखानों में स्थित वेटर्स यानी होड़ में पहुंचा दिया जाता था। रंग बनाने के लिए 3 या 4 कुंडों की जरूरत होती थी। प्रत्येक होद का अलग काम था। नील के पौधों से पत्तियों को तोड़कर पहले एक कुंड में गर्म पानी में कई घंटों तक डुबोया जाता था। इस होद को किण्वन या स्टीपन कुंड कहा जाता था। जब पौधे किण्वित हो जाते थे तो द्रव्य में बुलबुले उठने लगते थे। अब सड़ी हुई पत्तियों को निकाल दिया जाता था और द्रव्य को एक और होद में छान दिया जाता था। दूसरा होद पहले होद के ठीक नीचे होता था। दूसरे होद में इस घोल को लगातार हिलाया जाता था और पैडलों से खंगाला जाता था। जब यह द्रव हरा और उसके बाद नीला हो जाता था तो होद में चूने का पानी डाल दिया जाता था। धीरे धीरे नील की पपड़ियाँ नीचे जम जाती थी और ऊपर साफ द्रव्य निकल आता था। द्रव्य को छानकर अलग कर लिया जाता था और नीचे जमी नील की लुगदी को दूसरे कुंड यानी निर्धारण कुंड में डाल दिया जाता था। इसके बाद उसे निचोड़कर बिक्री के लिए सुखा दिया जाता था। देखिए यहाँ पे बिक्री के लिए तैयार नील, यानी आपको यहाँ पे दिखाया गया है बिक्री के लिए तैयार नील। यह उत्पादन की आखिरी व्यवस्था को देख सकते हैं। दबाकर सांचों में डाल दी जाती थी और नील की लुगदी को काटकर मजदूर उन पर मुहर लगा देते थे। पीछे वाले हिस्से में एक मजदूर इन टुकड़ों को सुखाने के लिए ले जाते थे। उसके बाद है जो किसान पहले इन कर्जों से बहुत आकर्षित थे, उन्हें जल्दी समझ में आ गया कि यह व्यवस्था कितनी कठोर है। उन्हें नील की जो कीमत मिलती थी वह बहुत कम थी और कर्जों का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता था। समस्याएं और भी थी। बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेतों में ही नील की खेती करे, लेकिन नील के साथ परेशानी यह थी कि उनकी जड़ें बहुत गहरी होती थी और वह मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती थी। नील की कटाई के बाद वहाँ धान की खेती नहीं की जा सकती थी। अब देखिए नील विद्रोह कैसे हुआ था। मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रियायतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, रियायतों ने बंगाल मालिकों को लगान चुकाने से इनकार कर दिया। वे तलवार, भाले और तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्रियों में हमला करने लगे। औरतें अपना बर्तन लेकर लड़ाई में कूद गई। बागान मालिकों के लिए काम करने वालों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। बागान मालिकों की तरफ से लगान वसूली के लिए आने वाले
गुमाशा एजेंटों की पिटाई की गई। रैयतों ने कसम खा ली कि ना तो वे नील की खेती के लिए कर्जा लेंगे और ना ही बगान मालिकों की लाठियों और लाठीधारी गुंडों से डरेंगे। नील के किसान चुप बैठने को तैयार नहीं थे। क्यों? उन्हें बगावत की ताकत कहाँ से मिली? इससे कोई शक नहीं थे कि नील की खेती अत्यंत दमनकारी थी, लेकिन जो लोग दबे हुए थे वे हमेशा बगावत नहीं करते। ऐसा कभी कभी ही होता है। 1859 में नील रैयतों को लगा कि बगान मालिकों के खिलाफ बगावत में उन्हें स्थानीय जमींदारों और मुखियाओं का भी समर्थन मिल रहा है। बहुत सारे गाँव में जिन मुखियाओं ने नील के अनुबंधों पर जबरन दस्तखत कराए थे, उन्होंने भी नील किसानों को इकट्ठा किया और लाठियों के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ी। कई स्थानों पर रैयतों को बगावत के लिए उकसाते हुए खुद जमींदार गांव-गांव घूमने लगे। जमींदार इस बात से परेशान थे कि बगान मालिकों की ताकत बढ़ती जा रही थी और बगान मालिक जबरन लंबे समय के लिए उनसे जमीन ले रहे थे। नील के किसानों को भी ये लग रहा था कि अंग्रेजी सरकार भी संघर्ष में उसका साथ देगी। 1857 की बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार और एक और व्यापक विद्रोह के खतरे में डरी हुई थी। जब नील की खेती वाले जिलों में एक और बगावत की खबर फैली तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1859 की सदियों में इलाके का दौरा किया। रैयतों को लगा कि सरकार उसकी दुर्दशा से परेशान है। बरसात में मजिस्ट्रेट एलेंडे ईडन ने एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया कि रैयतों को नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। इस नोटिस के आधार पर लोगों को ये खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती न कराने का हुक्म दिया है। एडिसन किसानों को शांत कराने और विस्फोटक स्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। इसकी कार्रवाई के किसानों ने अपने विद्रोह का समर्थन मान लिया था। जैसे जैसे विद्रोह फैला, कलकत्ता के पढ़े लिखे लोग भी नील जिलों की ओर चल पड़े। उन्होंने रैयतों की दुर्दशा, बगान मालिकों की और जोर जबरदस्ती और अत्याचारी नील व्यवस्था के बारे में लिखा। इस बगावत में से परेशान सरकार को बगान मालिकों की रक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ी। नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए एक नील आयोग भी बना दिया गया। इस आयोग ने बगान मालिकों को दोषी पाया और जोर जबरदस्ती के लिए उनकी आलोचना की। आयोग ने कहा कि नील की खेती रैयती के लिए फायदे का सौदा नहीं है। आयोग ने रायतों से कहा कि वे मौजूदा अनुबंधों को पूरा करें, लेकिन आगे से वे चाहे तो नील की खेती बंद कर सकते हैं। इस बगावत के बाद बगानों में नील का उत्पादन धराशायी हो गया। उसके बाद बगान मालिक बिहार पर ध्यान देने लगे। 19वीं सदी के आखिर में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने लगा। उनका व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित हुआ, फिर भी वह उत्पादन फैलाने में सफल रहे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के किसानों ने चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा को देखने का न्योता दिया। 1917 में महात्मा गांधी का यह दौरा नील बगान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत थी। उसके बाद है आपका, ये देखिए, उसके बाद लिखा है आपका, भीख मांग लूंगा पर नील नहीं उगाऊंगा। चांदपुर यानी थाना हरदनी के एक नील काश्तकार हाजी मुल्ला ने मंगलवार 5 जून 1860 को नील आयोग के सदस्यों से बात कही। हाजी मुल्ला ने कुछ सवालों के जवाब इस तरह दिए। W.S. सीटन कार, नील आयोग के अध्यक्ष, क्या अब तुम नील की खेती के लिए तैयार हो? अगर नहीं हो तो किस तरह की शर्तों पर खेती करना चाहोगे? हाजी मुल्ला ने जवाब दिया, मैं नील उगाने को तैयार नहीं हूँ। मुझे नहीं पता कि कोई भी नई शर्तें मुझे संतुष्ट कर सकते हैं। श्री साले ने कहा, क्या तुम 1 रुपया प्रति बंडल की कीमत पर भी खेती नहीं करना चाहते? हाजी मुल्ला ने कहा, नहीं, मैं नहीं करूँगा। नील उगाने की बजाय मैं कहीं और चला जाऊँगा। भीख मांग लूँगा पर नील की खेती नहीं उगाऊँगा। यहाँ पे आपका 3rd लेसन कंप्लीट हुआ। कल आपका 4th लेसन कराया जाएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।